We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपको एयर ऑपरेशन के डीजी एयर मार्शल AK भारती को सुनवाते हैं, जिन्होंने कल बताया था कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायु सेना के ठिकानों पर सटीक हमला किया था। Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see, this blown up, repairing going on. Same here. Next. Rahim Yar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and same, you see a big crater, another crater here, and this complex after strike neutralized. Next. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. तो आप देखिए, ये वो सबूत हैं जो भारत की तरफ से पेश किए गए। ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिनके जरिए ये बताया गया कि कहां-कहां पर आतंकी ठिकाने थे और उन पर एयर स्ट्राइक के बाद वो कैसे तबाह हुए हैं। लेकिन इसी एयर स्ट्राइक में जो आसिफ मुनीर हैं, वो रावलपिंडी के पास जो एयर बेस बना था उसमें बंकर जो बना था उसमें छिपकर बैठ जाते हैं 2 घंटे तक, यानी संभलने का मौका भारत ने नहीं दिया था। बैक टू बैक जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, एयर स्ट्राइक की गई, उसमें आसिफ मुनीर इतना डर गए कि वो 2 घंटे तक बंकर में ही बैठे रहे। अब मेरे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम हमारी आर्मी ने किया। हमने ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, आतंकियों को मार गिराया और पूरे सबूत के साथ सेना ने यह बताया कि सेना ने कैसे आतंकियों के खात्मे करने का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको अंजाम दिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सेना ने बिल्कुल पूरी तरीके से बताया। और पाकिस्तान पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के चाहे वहाँ के नेता हों, सांसद हों, प्रधानमंत्री हों, कोई भी हो, चाहे वहाँ के सेना के अधिकारी हो, एक झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने में सब पूरी दुनिया में लगे हुए हैं कि भारत ने क्या किया, कि हमारे मस्जिद को तोड़ दिया, हमारे मस्जिद के मौलानाओं को मार दिया। आप देखें कि जो आतंकी मरे हैं उन्हें मौलाना घोषित कर रहा है पाकिस्तान, और खुद उसमें आसिफ मुनीर हों या चाहे वहाँ के बड़े बड़े नेता हों, आतंकवादियों के नमाज जनाजा में पहुँचे थे और उन्हें कंधा दे रहे थे। तो पाकिस्तान का जो चरित्र है, चेहरा है, वो पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद के भरोसे है, आतंकवाद को पालता है, पोसता हो, बढ़ावा देता है, उसका एक हथियार है। और वहाँ की आर्मी के बारे में भी यही है कि वो लोग यूनिफॉर्म में आतंकी हैं, जिहादी हैं। वहाँ का खुद जो सेनाध्यक्ष है वो जिहादी है। वहाँ के जो DGMO की बात कर ले उसके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप है कि वो आतंकवादी के परिवार का है। तो ये पाकिस्तान का तो अपना चेहरा है। लेकिन भारतीय सैनिकों ने और भारत ने इस बार पाकिस्तान को वो जवाब दिया जिसकी कल्पना उसको नहीं थी। पाकिस्तान ये सोच कर चल रहा था कि हर बार जो अपने नापाक मंसूबे को वो अंजाम देता है और भारत की तरफ से जो कार्रवाई होती है हल्के में भारत छोड़ देता है, तो इस बार भी शायद उसी तरीके से भारत करेगा। उसको ये उसके जेहन में तक नहीं था कि भारत उनके 9 ठिकानों को नाश कर देगा, सैकड़ों आतंकियों को मार देगा, कई सारे खूंखार आतंकियों को मार देगा जो दशकों से भारत के लिए वांछित थे। उसके साथ साथ उनके कई मिलिट्री ठिकानों को नष्ट कर देगा, पूरे पाकिस्तान को निशाना बना लेगा। अगर भारत इस तरह की कार्रवाई नहीं किया रहता तो पाकिस्तान घुटने पर नहीं आया होता और पाकिस्तान जाकर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया नहीं होता कि हमें सीज फायर चाहिए। नहीं तो अभी जिस तरीके से वो नापाक हरकत कर रहा था वो करता ही रहता। और यही वजह है कि जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो उसके बाद पाकिस्तान अपनी औकात में आया। लेकिन हाँ, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान ये पहले से जानता है कि भारत से वो सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता है। इसलिए उसने प्रॉक्सी वार भारत के खिलाफ शुरू किया, यानी आतंकवाद शुरू किया। क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी से आतंकवाद को अलग करके नहीं देखा जा सकता, पाकिस्तान की मिलिट्री से आतंकवाद को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर मिलिट्री को वहाँ या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को अगर 2-4
बराबर भागों में बांटा जाए तो यहाँ की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसके बाद वहाँ एक आर्मी है, ISI है और वहाँ के आतंकी हैं, ये सब पैरेलल है वहाँ। तो भारत ने इस बार उनको सबक सिखाया है, लेकिन भारत अभी भी सतर्क है, पूरी तैयारी में है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हरकत होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जैसे पहले दिया गया है, इस बार उससे ज़्यादा दिया जाएगा। यहाँ दो बात ध्यान रखने वाली है कि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ने जो सीज फायर का आग्रह किया था, उस सीज फायर का अगर वो उल्लंघन करता है तो उसके गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा। भारत ने इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है। और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे जो बैठक शुरू हुई थी, उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक, वो थोड़ी देर पहले समाप्त हुई थी और आज दो महत्वपूर्ण बैठक हुई। एक तो उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एयर चीफ विकास, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक और बड़ी अपडेट है, NSA वायुसेना चीफ, खुफिया विभागों के चीफ की बैठक और पीएम मोदी के साथ अलग से ये बैठक हुई है। ये बड़ी अपडेट आ रही है, आधे घंटे तक पीएम आवास पर ये बैठक चली है। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, NSA अजीत डोभाल, वायुसेना चीफ, खुफिया विभागों के चीफ भी इस बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ अलग से ये बैठक हुई है, आधे घंटे तक ये बैठक चली है। विकास, इस पर क्या अपडेट है? ये देखिए सर, सबसे पहले जो बैठक शुरू हुई थी उसमें आप देखें कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, CDS, NSA, रक्षा मंत्री, खुफिया विभाग के अध्यक्ष, इन सबकी प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी। जब वो बैठक लगभग 1 घंटे तक चली, 1 घंटे 5 मिनट तक चली, यानी 12:05 पर वो बैठक खत्म हुई और 12:05 के बाद एयर चीफ के साथ, जिसमें अजीत डोभाल थे, खुफिया विभाग के अध्यक्ष थे, इनको प्रधानमंत्री के साथ आधे घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें खुफिया के भी लोग थे, एयरफोर्स के थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर है, अब पाकिस्तान घुसपैठ कराने की फिराक में बहुत ज्यादा है कि जो उसका अपना एक शुरू से हथियार भारत के खिलाफ रहा है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है और इसी को लेकर किसी भी तरह की सीज फायर पर भले ही समझौता हो गया हो, लेकिन भारत अपनी तरफ से कोई कोताही बरतना नहीं चाहता है। धन्यवाद विकास आपका, और डिटेल आपसे लेते रहेंगे। बड़ी अपडेट आ रही है, आधे घंटे तक पीएम आवास पर यह बैठक चली है। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, NSA अजीत डोभाल, वायुसेना चीफ, खुफिया विभागों के चीफ भी इस बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ अलग से ये बैठक हुई है, आधे घंटे तक ये बैठक चली है। विकास, इस पर क्या अपडेट है? ये देखिए सर, सबसे पहले जो बैठक शुरू हुई थी उसमें आप देखें कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, CDS, NSA, रक्षा मंत्री, खुफिया विभाग के अध्यक्ष, इन सबकी प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी। जब वो बैठक लगभग 1 घंटे तक चली, 1 घंटे 5 मिनट तक चली, यानी 12:05 पर वो बैठक खत्म हुई और 12:05 के बाद एयर चीफ के साथ, जिसमें अजीत डोभाल थे, खुफिया विभाग के अध्यक्ष थे, इनको प्रधानमंत्री के साथ आधे घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें खुफिया के भी लोग थे, एयरफोर्स के थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर है, अब पाकिस्तान घुसपैठ कराने की फिराक में बहुत ज्यादा है कि जो उसका अपना एक शुरू से हथियार भारत के खिलाफ रहा है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है और इसी को लेकर किसी भी तरह की सीज फायर पर भले ही समझौता हो गया हो, लेकिन भारत अपनी तरफ से कोई कोताही बरतना नहीं चाहता है। धन्यवाद विकास आपका, और डिटेल आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।